नमस्कार दोस्तों, आज इस शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो में मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सारी वो चीजें बताने वाला हूं जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा कि आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं, लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए। ये तीनों एस्पेक्ट्स हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। इनफैक्ट 2-2.5 साल पहले मैंने लाइफ इंश्योरेंस पे एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने उसे खूब प्यार दिया था। लेकिन 2-2.5 सालों में काफ़ी चीज़ें बदली हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, नई पॉलिसी आई है, नए फैक्टर्स आए हैं जो हमको डिसाइड करने में मदद करते हैं। तो इसीलिए उस वीडियो को अपडेट करना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा फिर से एक कॉम्प्रिहेंसिव लेकिन क्रिस्प लाइफ इंश्योरेंस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कितनी तरह की लाइफ इंश्योरेंस होती है, क्योंकि बहुत सारी होती हैं और इससे कंफ्यूजन भी होता है। तो कितनी तरह की होती हैं, आपको कौन सी लेनी चाहिए, उससे पहले क्या आपको लेनी भी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो कितनी लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, कितने साल तक का कवरेज लेना चाहिए। सारे कंफ्यूजिंग और डरावने सवाल है ना। एक एक करके 30-30 सेकंड में इन सारे सवालों को डील करेंगे और आप भी समझ जाएंगे कि लाइफ इंश्योरेंस चूज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस वीडियो के बाद आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं, क्योंकि साथ ही आज हम ये भी सीखने वाले हैं कि पॉलिसी बाजार जैसी कंपैरिजन वेबसाइट्स में आपको क्या क्या पॉइंट्स देख के सही प्लान अपने लिए सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस किसकी लेनी चाहिए। क्या सबको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ उसको लेनी चाहिए जो परिवार के लिए पैसे कमाता है, जिसपे डिपेंडेंट्स हैं। जैसे अगर कोई आदमी है जिसकी वाइफ काम नहीं करती और जिसके बच्चे छोटे हैं, तो अकेला घर का अर्निंग मेंबर वो है। या फिर अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो घर के अगर वो दोनों अर्निंग मेंबर हैं तो वो दोनों को लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। अगर सिर्फ वाइफ अर्न करती है तो सिर्फ वाइफ को लेनी चाहिए। सिर्फ अगर हस्बैंड अर्न करता है तो सिर्फ हस्बैंड को लेनी चाहिए। इसमें दो फैक्टर्स जरूरी हैं। पहला फैक्टर कि क्या आप अर्निंग मेंबर हैं। अगर पहले फैक्टर पे यस है कि आप अर्निंग मेंबर हैं, तो दूसरा सवाल, क्या आप पे कोई डिपेंडेंट है। मान लीजिए कि ठीक है, आप अर्निंग मेंबर तो हैं लेकिन आपकी अभी शादी नहीं हुई है, आपके मम्मी पापा वेल सेटल्ड हैं, वो खुद अर्न करते हैं और उनको आपसे पैसे नहीं चाहिए, और आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है, अभी आपकी शादी नहीं हुई है। तो ऐसे में अभी आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके तो डिपेंडेंट्स ही नहीं है। अगर आपको भगवान ना करे कुछ हो भी जाता है तो कोई ऐसा नहीं है जो आपकी कमाई से जिसका पेट भरता था और आपके जाने से उसके खाने के लाले पड़ जाएंगे। अगर ऐसा इंसान कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं है जो उसकी जीवनी के लिए आप पे डिपेंडेंट है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। और इसी से निकलता है दूसरा सवाल कि कितनी एज का मैं कवर लूँ। ये क्यों ज़रूरी है पता है? क्योंकि अगर आप 60 ईयर्स तक का लाइफ कवर लेंगे, कि अगर मान लीजिए आज आप 25 साल के हैं और मान लीजिए आप एक ऐसी पॉलिसी लेते हैं कि जब तक आप 60 के नहीं होते, मान लीजिए 25 से 60 के बीच भगवान ना करे अगर आपकी डेथ होती है, तो आपके परिवार को ये पैसे मिलेंगे। अगर आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस किया है तो वो 1 करोड़ उनको मिलेगा। अगर 60 के होने के बाद आपकी डेथ होती है तो आपकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा। कई पॉलिसीज ऐसी होती है। तो कितनी एज तक पॉलिसी लेनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे आप ज्यादा एज का कवरेज लेते हैं, मान लीजिए एक ने लिया है कि 60 की एज तक मुझे कुछ हुआ तो परिवार को पैसा देना, और दूसरे ने लिया है कि 70 की एज तक मुझे कुछ हुआ तो परिवार को पैसा देना, तो जिसने 70 तक वाला कवर लिया है ना, उसका प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि एज के साथ जितनी ज्यादा एज का आप कवर लेते हैं उतना ज्यादा डेथ का रिस्क बढ़ता है और उस कारण प्रीमियम बढ़ता है। तो हालांकि होल लाइफ इंश्योरेंस भी आते हैं कि जब भी आपकी डेथ हो, चाहे 100 साल में हो, तो भी आपके परिवार को पैसा मिलेगा, लेकिन उसका प्रीमियम 4-5 गुना ज्यादा होता है। तो किस एज तक का इंश्योरेंस लेना चाहिए ताकि प्रीमियम का भार ज्यादा ना पड़े? आपको उस एज तक का इंश्योरेंस लेना चाहिए जब तक आपको उम्मीद है कि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट्स नहीं बचेंगे। कि मान लेते हैं कि आप आज 30 साल के हैं और आपकी आज शादी हुई है। अब आपको उम्मीद ये है कि अगले 5 साल में मेरे 1 या 2 बच्चे हो जाएंगे, तो जब तक मैं 65 साल का होऊंगा, मैं 65 का होऊंगा, तब तक मेरे दोनों बच्चे 30 ईयर्स के हो चुके होंगे, और 30 तक आप उम्मीद करते हैं कि वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितना लेना चाहिए, कितना अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आइडियली मुझसे पूछेंगे तो आपकी एनुअल सैलरी का 20 गुना कवर आपको लेना चाहिए। यानी अगर आप साल का 2 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए। तो ये एक सिंपल मेथड है। आपकी एनुअल सैलरी कितनी है उसका 20 गुना आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप 5 लाख कमाते हैं तो आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब आता है चौथा सवाल
कब लेना चाहिए? जल्दी से जल्दी लेना चाहिए जब आप यंग एज के हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम तब फिक्स हो जाता है जब आप लेते हैं। जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस, हालांकि मेरे अभी भी कोई डिपेंडेंट्स नहीं है, लेकिन आगे जाके होने वाले हैं, इसलिए मैंने थोड़ा शुरू में ही ले लिया कि जब 2-4 साल बाद डिपेंडेंट्स होने ही वाले हैं तो इंश्योरेंस में आज ले लूं, जिससे आज प्रीमियम कम होगा। जैसे अगर आप 25 साल की उम्र में लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं 65 साल का, तो क्योंकि आप 25 साल की एज में ले रहे हैं तो शुरू के 10-15 साल डेथ का रिस्क कम है। इस कारण हमेशा के लिए अगले 40 साल जो मैं प्रीमियम दूंगा वो 40 साल के लिए मेरा प्रीमियम कम हो गया। वहीं अगर कोई 40 साल की उम्र में इंश्योरेंस लेगा तो वो ऑलरेडी थोड़ा हाई रिस्क वाली एज में इंश्योरेंस ले रहा है, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी उनका प्रीमियम ज्यादा रखेगी। तो बेस्ट तरीका तो यह है कि जब भी आप कमाने लगें, जब भी आप सक्षम हो जाए कि 500, 700, 1000 रुपए महीना आप इंश्योरेंस के लिए दे सकते हैं, आपको लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, जिससे अब अगले 40 साल, जैसे मेरे इंश्योरेंस का प्रीमियम, मैंने बहुत सारे राइडर्स भी लिए हैं जो मैं आगे बताऊंगा, तो मेरे इंश्योरेंस का प्रीमियम कुछ 1200-1300 रुपए पर मंथ है, जो अब अगले 40 साल उतना ही रहने वाला है। तो आज से 20 साल बाद भी मैं 1200 रुपए ही दूंगा, तो उस समय तो वो बिल्कुल अखरने नहीं वाला। 30 साल बाद भी 1200 रुपए ही दूंगा। तो इस कारण जितना जल्दी लाइफ इंश्योरेंस लेंगे उतना बेटर है, जब भी आप सक्षम हो जाएं। अब बात करते हैं कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस बहुत तरीके के आते हैं। टर्म प्लान, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरी उम्र के 25 साल से लेकर 65 साल तक, ये 40 साल का जो टर्म है, यानी ये जो 40 साल का अंतराल है, इसके बीच मैं इंश्योर्ड हूं, तो इसको टर्म कहते हैं क्योंकि ये एक अंतराल है। लेकिन दूसरा होता है होल लाइफ, चाहे कभी भी डेथ हो, 100 साल में भी डेथ हो तो भी मिलेगा। दूसरा वो होता है, इसमें प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। तीसरा यूलिप होता है, जिसमें आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं क्योंकि कुछ पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लग रहा है। एंडोमेंट प्लान्स होते हैं जिसमें आपको पैसा वापस मिल जाता है अगर 60 साल तक, 65 ईयर्स तक आपकी डेथ ना हो। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि टर्म प्लान सबसे अच्छा होता है। इसमें आपको कवरेज सबसे ज्यादा मिल जाता है सबसे कम पैसों में, तो आप प्रीमियम में बहुत सारा पैसा बचा लेते हैं। तो जो पैसा आप बचा रहे हैं उसको आप अच्छे से स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में, किसी स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, या खुद शेयर्स पिक करके, या गोल्ड में, एफडी में, कहीं भी लगा सकते हैं और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इंश्योरेंस से ही मुझे थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाए ये समझदारी नहीं है, क्योंकि उसके कारण आपका प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। तो प्रीमियम को जितना हो सके बचा ले, और जो पैसा बच रहा है दूसरे प्लान्स के मुकाबले, होल लाइफ या एंडोमेंट प्लान के मुकाबले, जो आप प्रीमियम बचा रहे हैं, वो बचे हुए पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दें, ताकि इंश्योरेंस में आपको कम पैसे में ज्यादा कवरेज मिल जाए, और अगर आपको कुछ होता है तो आपके पास अच्छा खासा इंश्योरेंस अमाउंट है परिवार की देखभाल करने के लिए। और जो पैसा बच रहा है वो आपने क्योंकि म्यूचुअल फंड में या गोल्ड में, एफडी में लगाते रहे, तो अच्छी खासी सेविंग्स भी इकट्ठी हो गई। तो दोनों को मिक्स करके इंश्योरेंस से ही मेरे को रिटर्न भी मिल जाए, क्योंकि वैसे में ना तो इंश्योरेंस कवरेज ज्यादा मिलता है क्योंकि प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है, आप अफोर्ड नहीं कर पाते ज्यादा इंश्योरेंस। तो होता क्या है, अगर हम यूलिप या पैसा वापस मिलने वाले प्लान की तरफ जाएं, तो क्योंकि प्रीमियम बढ़ जाता है तो हम इंश्योरेंस के कवर अमाउंट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे कि नहीं 1 करोड़ का इंश्योरेंस तो बहुत महंगा प्रीमियम जा रहा है, मेरे को 50 लाख का ही दे दो। तो इंश्योरेंस अमाउंट पे कॉम्प्रोमाइज करना सही नहीं है। 20 गुना एनुअल सैलरी का इंश्योरेंस आपका होना ही चाहिए। इसीलिए पर्सनली मुझे टर्म प्लान सबसे ज्यादा पसंद है। अब लाइफ इंश्योरेंस अकेले ले लेना काफी नहीं है, इसके साथ आपको 2 चीजें और लेनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपकी डेथ होती है तो आपके परिवार को पैसा मिलेगा, लेकिन व्हाट इफ डेथ नहीं होती, आपको कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और आप व्हील चेयर पे आ जाते हैं या बेड रिडन हो जाते हैं, ऐसा कभी ना हो लेकिन अज्यूम करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपकी डेथ नहीं हुई है तो परिवार को पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अब आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप जाके कमा सकें, लेकिन पैसों की जरूरत तो आपको फिर भी है। तो लाइफ इंश्योरेंस के साथ डिसेबिलिटी एड ऑन मिलता है, यानी ये पैसा आपको तब भी मिलेगा अगर आप डिसेबल या अपाहिज हो जाते हैं या काम करने की स्थिति में नहीं रहते। तो ये राइडर भी जरूर ले लेना चाहिए कि कहीं ऐसी स्थिति आए तो भी पैसा मिल जाए। ये एक राइडर आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ जरूर लेना है। दूसरा राइडर होता है क्रिटिकल इलनेस का। ये हेल्थ इंश्योरेंस से बिल्कुल अलग है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल इलनेस में क्या है कि वो ये नहीं देखेगा क्रिटिकल इलनेस राइडर कि आपका खर्चा कितना हुआ, हॉस्पिटल का बिल कितना आया। अगर आपने 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस का राइडर लिया हुआ है, जैसे ही वो आपको बीमारी डिटेक्ट हो,
आपको 25 लाख एक मुश्त लंप सम मिल जाएंगे। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ क्रिटिकल इलनेस राइडर भी होना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपके हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट के खर्चे कवर करेगा। अगर हॉस्पिटल का बिल 2 लाख है तो हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल को 2 लाख रुपए दे देगा। लेकिन क्रिटिकल इलनेस को हॉस्पिटल बिल से कोई मतलब नहीं है। आपको ये बीमारी डिटेक्ट हुई, जो बीमारी उस राइडर में कवर हो रही है, जैसे ही वो बीमारी डिटेक्ट हुई, जितना का क्रिटिकल इलनेस आपके पास राइडर है उतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर भी जरूर ले लीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कैसे चुने सही इंश्योरेंस प्लान। उसके लिए एक बहुत जरूरी पैरामीटर मैं आपको बताता हूं, वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। यानी ये बताता है कि अगर किसी कंपनी के पास 100 लोगों ने मान लीजिए उस कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया था, और वो 100 लोगों के यहाँ मान लीजिए डेथ होती है और वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, तो उन 100 लोगों में से कितने लोगों को इंश्योरेंस कंपनी पैसा सच में देती है। तो अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशो 95% के ऊपर है। यानी अगर 100 लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएं तो कम से कम 95 लोगों को तो उनका क्लेम मिले ही मिले। कुछ लोगों को हमेशा नहीं मिलता है क्लेम। क्यों नहीं मिलता है इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर्स अगर आपने मिस किए तो हो सकता है आपको लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम ना मिले, और आपका परिवार की सुरक्षा के लिए आपने जो इंश्योरेंस लिया था वो आपको ना मिले। तो ये रीजंस जान जरूर लीजिएगा। तो कौन सी कंपनी ज्यादा क्लेम देती है, किसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, इस पे हमारी टीम ने एक ब्लॉग लिखा है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस ब्लॉग में जाके आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। लेकिन सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख लेना काफी नहीं है, आपको अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी देखना है। यानी ऐसा भी है कि अगर 100 क्लेम हुए, एक क्लेम था 1 लाख का, एक क्लेम था 10 करोड़ का, तो कंपनी ने 1-1 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख वाले तो सारे क्लेम्स दे दिए, लेकिन 10 करोड़ जिसने इंश्योरेंस कराया था उसका क्लेम नहीं दिया, क्योंकि कंपनी को पता था वो 100 में से 99 छोटे क्लेम्स दे देगी तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो बढ़ जाएगा। और वो 99 मिला के 10 करोड़ रुपए हो रहे थे, उसने ये एक क्लेम रोक लिया, उसका क्लेम सेटलमेंट अभी भी 99 दिख रहा है, लेकिन उसने 10 करोड़ रुपए बचा लिए। इसीलिए अमाउंट सेटलमेंट परसेंटेज भी देखना जरूरी है कि टोटल कितने पैसे क्लेम हुए उन 100 पॉलिसीज में। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए क्लेम हुए, तो उसमें से कितने पैसे उस इंश्योरेंस कंपनी ने लोगों को बांटे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े क्लेम इंश्योरेंस कंपनियां देती ही नहीं और छोटे छोटे दे के अपना रेशो बढ़ा लेती है। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशो किस कंपनी का कितना है वो भी आपको उस ब्लॉग आर्टिकल में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको कहां से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज हैं। प्रीमियम कंपेयर करने को मिले, किस पॉलिसी में क्या कवर हो रहा है वो कंपेयर करने को मिले। तो इसके लिए पर्सनली मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस दोनों पॉलिसी बाजार से लिया है, क्योंकि मुझे उनकी वेबसाइट काफ़ी कन्वीनियंट लगती है। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वाइड बास्केट हैं, 30 इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल हैं, 15 से भी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के। तो अच्छी वाइड चॉइस मिलती है जिससे मैं चूज एंड कंपेयर कर सकूं। इसके अलावा पॉलिसी बाजार में सपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां आपकी ज़रूरत समझ के वो आपके लिए सही प्लान चुनने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। पॉलिसी बाजार में प्रीमियम का कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो ऑनलाइन पोर्टल है, तो काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बच जाती है। तो आपको कॉस्ट एडवांटेज भी मिलता है कि प्रीमियम लो रहता है। और इनफैक्ट पॉलिसी बाजार में क्लेम सेटलमेंट में हेल्प करने की भी फैसिलिटी है, उनका एक डिपार्टमेंट है, तो आप क्लेम की रिक्वेस्ट उनके पास डाल सकते हैं और वो उसमें भी आपकी हेल्प कर देते हैं। तो पॉलिसी बाजार में भी इंश्योरेंस कंपेयर करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दो जरूरी चीजें, पहला कि ये कितने का पड़ता है, इंश्योरेंस कितने का आता है। और जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा, तो अगर आप यंग हैं, 25, 26, 27 साल के आसपास हैं, तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस आप 25 रुपए पर डे, यानी कि 750 रुपए महीना, यानी कि 8-9 हज़ार रुपए साल का, इसके आसपास आपको मिल जाएगा। ये इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी डिफर करता है, लेकिन 8-9 हज़ार रुपए में आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 8,000 रुपए पर ईयर के प्रीमियम पे आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा। इस पे जो 2 राइडर्स मैंने आपको बताए, क्रिटिकल इलनेस राइडर हो, डिसेबिलिटी राइडर हो, तो ये 6-7 हज़ार रुपए कुछ और बढ़ जाएगा। यानी 15-16 हज़ार में आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर हो, 25 लाख रुपए का डिसेबिलिटी राइडर हो और 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस हो। अगर आप यंग हैं, 30 से कम के हैं, अगर आप स्मोक नहीं करते हैं, जनरली आप अच्छी हेल्थ में हैं, तो 8,000 रुपए साल में के आसपास में आपको 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब आखिरी जरूरी चीज, मैंने बताया कि कुछ लोगों को लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो लोग अपनी कुछ ना कुछ बीमारी छुपा जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पहले से कोई बीमारी है, किडनी की या किसी भी ऑर्गन की, या कोई भी टाइफाइड हुआ था कुछ समय पहले, जॉन्डिस हुआ था, कोई भी ऐसी बीमारी आपको पिछले 2-3 सालों में हुई थी, या फिर बचपन से कोई बीमारी है,
तो वो अगर आप फॉर्म में नहीं भरते ये सोच के कि डॉक्टर को कौन सा ब्लड टेस्ट में पता चलने वाला है कि मेरे को ये हुआ था, या इंश्योरेंस कंपनी को ये पता नहीं चलेगा, और क्लेम के टाइम जब इंश्योरेंस कंपनी पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है, बहुत स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये लोग, आप जो सोच भी नहीं सकते वो उनको पता चल जाएगा। हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टिगेशन हो या काफ़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद इंश्योरेंस कंपनीज को आपके बारे में सच पता चल ही जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा प्रीमियम बचाने के चक्कर में कोई अगर आपको बीमारी है तो उसे छुपाए ना। इससे उस इंश्योरेंस कंपनी को भी मौका मिल जाएगा कि वो बता सके कि इनको ये बीमारी थी, इन्होंने बताया नहीं, और इसलिए अब इनके जाने के बाद इनके परिवार को हम ये क्लेम नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने पॉलिसी लेते समय झूठ बोला था। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। जो भी आपको एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं, हमेशा इंश्योरेंस में सारी चीज़ें, हम जो अक्सर कई सारे फॉर्म भरते हैं ना, कभी बर्थ डेट कहीं गलत डाल दी, कहीं कुछ भी झूठ लिख दिया, ये सोच के कि क्या फ़र्क पड़ता है। इंश्योरेंस में फ़र्क पड़ता है। हल्का सा झूठ भी आपके परिवार को वो 1 करोड़ रुपए मिलने से वंचित कर देगा। तो इंश्योरेंस में ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल पाई होगी कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे लेना चाहिए, कैसे कंपेयर करना चाहिए। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी सही तरीके से लाइफ इंश्योरेंस ले सकें और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। इसके अलावा ये तो हुआ इंश्योरेंस, लेकिन एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग का अगला स्टेप होता है कि आप इन्वेस्टमेंट भी समझदारी से करें। इंश्योरेंस आपको नुकसान से बचाता है, इन्वेस्टमेंट आपको पैसा बना के देता है, आपका पैसा बढ़ाता है। तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छे से करना ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके दें, चाहे आपकी टैक्स प्लानिंग हो, रिटायरमेंट प्लानिंग हो, इंश्योरेंस प्लानिंग हो, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में, गोल्ड में, एफडी में इन्वेस्टमेंट्स हो, ये सब कुछ हम आपके लिए मैनेज करें और आपको ये सब की चिंता बिल्कुल ना करनी पड़े, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन फिनबॉक्स को, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।